हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कॉमन शब्द से बना है और इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द कम्युनिस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है एक समान। दोस्तों, संप्रेषण वह साधन है जिसमें संगठित क्रिया द्वारा तथ्यों, सूचनाओं, विचारों, विकल्पों एवं निर्णयों का दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य आदान प्रदान होता है। संप्रेषण को हम संदेशवहन, संचार अथवा संवहन आदि समानार्थी शब्दों से भी पुकारते हैं। इसमें वे सभी चीजें शामिल हैं जिनके माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में डालता है। और सबसे बड़ी बात है कि संप्रेषण अर्थ का एक पुल है। अब दोस्तों, इसे व्यापक अर्थ में संप्रेषण से तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं, विचारों तथा तथ्यों का इस प्रकार आदान प्रदान होता है कि वे उनका अर्थ समझ सकें तथा साथ ही उन जो भी उन्होंने बोला है या जो भी बातें हुई हैं उनकी भावनाओं, तर्कों, निहित अर्थों, आपसी समझ तथा विश्वासों को भी समझ सकें। दोस्तों, आज के अध्याय में हम इसी संप्रेषण पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे संप्रेषण की परिभाषा, इसके कितने प्रकार होते हैं तथा साथ ही जानेंगे संप्रेषण सेवाएं क्या होती हैं। संप्रेषण के मुख्य तत्वों पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक और संप्रेषण की बाधाएं और समस्याओं पर भी हम इसी अध्याय में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपना आज का अध्याय संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। संप्रेषण एक ऐसी युक्ति कला है जिसमें माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं या किसी संप्रत्यय को किसी दूसरे व्यक्ति से व्यक्त करता है। यानी कि दोस्तों, संप्रेषण एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है। द्विपक्षीय यानी कि दो पक्षों के बीच में होने वाली प्रक्रिया, दो पक्षों के बीच में होने वाली बातचीत, चाहे वह मौखिक हो, चाहे वे शाब्दिक हो या फिर वो गैर शाब्दिक हो, ये सब क्रियाएं संप्रेषण ही कहलाती हैं। जब एक व्यक्ति अपनी कोई भी बात किसी भी तरीके से अपने हाव भाव से या फिर अपने बोलने से या फिर लिख कर दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में पहुंचाता है या दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात को पहुंचाता है, उसे ही हम संप्रेषण कहते हैं। अब हम संप्रेषण की परिभाषा आसान शब्दों में जानेंगे। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं के प्रेषण की प्रक्रिया है। प्रेषण मतलब आदान प्रदान। संप्रेषण हेतु संदेश का होना आवश्यक है। इसमें पहला पक्ष संदेश भेजने वाला यानी कि प्रेषक होता है। जो संदेश भेजता है, जो अपनी बात बताता है, वह प्रेषक कहलाता है। दूसरा पक्ष जो संदेश प्राप्त करने वाला है, वह प्रेषणी कहलाता है। और फिर संदेश मिलने पर वह उसका उत्तर भी देता है। दोस्तों, संप्रेषण तीन प्रकार के होते हैं, मौखिक, लिखित और गैर शाब्दिक। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। मौखिक संप्रेषण किसे कहते हैं? जब हम कोई भी संदेश मुख से बोलकर बाहर भेजते हैं, किसी के पास भेजते हैं, तो उसे हम मौखिक कहते हैं। जैसे आपने देखा है भाषण, मीटिंग, सामूहिक परिचर्चा, सम्मेलन, टेलीफोन पर बातचीत, रेडियो द्वारा संदेश भेजना, ये सब मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। यह संप्रेषण का सबसे प्रभावी एवं सस्ता तरीका है। यह आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के संप्रेषण के लिए सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसकी एक दोस्तों बहुत बड़ी कमी भी है। वह क्या है? क्योंकि यह बोलकर व्यक्त किया जाता है तो हमारे पास कोई भी लिखा हुआ इसका सबूत नहीं होता, तो हम इसे प्रमाणित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका वही कोई प्रमाण नहीं होता। अब हम जानते हैं लिखित संप्रेषण। जब हम किसी संदेश को किसी के पास लिख कर भेजते हैं, जैसे आपने कोई पत्र लिखा है, सर्कुलर लिखा है, नोटिस है, रिपोर्ट्स है, समाचार हैं, जो कोई, ये सब हमारे लिखित संप्रेषण में आते हैं।
इसकी आवश्यकता पड़ने पर हम पुष्टि भी कर सकते हैं, क्योंकि यह लिखित रूप में हमारे सामने होता है। सामान्यतः लिखित संदेश भेजते समय व्यक्ति संदेश के संबंध में बहुत सावधान रहता है, सोच समझ कर बात लिखता है। कुछ भी बात नहीं लिख पाएगा, क्योंकि वो उसको मालूम है कि सामने वाले के पास उस बात का सबूत हो जाएगा। जबकि मौखिक संप्रेषण में ऐसा कुछ नहीं होता। यह औपचारिक होता है, लेकिन इसमें कोई अपनापन नहीं होता और गोपनीयता को बनाए रखना भी कठिन होता है। गैर शाब्दिक संप्रेषण, यानी कि जिसमें ना तो किसी शब्द का प्रयोग किया जाता, ना तो बोला जाता है, ना लिखा जाता है, यानी कि जो आपके हाव भाव है, आपके हंसने का तरीका, रोने का तरीका, बैठने का तरीका, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ऐसा संप्रेषण जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता गैर शाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। जैसे आप कोई तस्वीर ही देख लीजिएगा, किसी ग्राफ को देखते हैं, प्रतीक आकृति को देखते हैं, तो हमें उससे पता चलता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। यह सभी दृश्य संप्रेषण है। अब घंटी बजती है, सीटी, बजर, बिगुल ऐसे ही उपकरण हैं जिनके माध्यम से हम अपना संदेश भेज सकते हैं, और इस प्रकार की आवाजें श्रुति कहलाती हैं। इसी प्रकार से आप शारीरिक मुद्राओं, जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों का प्रयोग किया जाता है, उनके द्वारा भी हम संप्रेषण करते हैं। जैसे कि संकेत, इसको हम कहते हैं संकेतों द्वारा संप्रेषण। अब हम राष्ट्रीय ध्वज को सलाम करते हैं, हाथ मिलाना, सिर को हिलाना, चेहरे पर क्रोध या प्यार के भाव लाना। जब भी कहीं राष्ट्रगान होता है उस समय पर हम सावधान की अवस्था में खड़े हो जाते हैं। ये सभी संकेतों के माध्यम से जो हम करते हैं, यह सब गैर शाब्दिक संप्रेषण ही कहलाते हैं। अब हम जानते हैं संप्रेषण सेवाएं। एक स्थान से दूसरे स्थान संदेश भेजने और उसका उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें जिस माध्यम की आवश्यकता होती है वो संप्रेषण के साधन कहलाते हैं। अब इनके माध्यम कौन कौन से, जैसे डाक पत्र प्रेषण सेवा, कुरियर सेवा, टेलीफोन, टेलीग्राम, इंटरनेट, फैक्स, ईमेल, वॉइसमेल आदि। इन साधनों को हम संप्रेषण सेवाएं भी कहते हैं। व्यवसाय हेतु प्रभावी संप्रेषण सेवाओं को हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं वो दो भाग? ये है डाक सेवाएं और दूर संचार सेवाएं। अब चलिए दोस्तों, ये तो हमने जाना कि संप्रेषण क्या होता है, इसके लिए हमें किन माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है। अब हम जानते हैं कि जब एक संप्रेषण के मुख्य तत्व कौन से होते हैं। पहला तत्व होता है विचार। किसी भी संदेश को जब आपको किसी को भेजना है, किसी को बताना है अपने मन की कोई बात, तो आपके मन में सबसे पहले कोई विचार आएगा, तभी आप दूसरे को उसके बारे में बता सकते हैं। यानी कि किसी संदेश को प्रेषित करने से पूर्व उस संदेश वाहक के मस्तिष्क में उस संदेश के संबंध में पहले विचार की उत्पत्ति होती है, जिसको वो बात उसे बतानी है, यानी कि जो उस संदेश को प्राप्त करने वाला प्राप्त करता है, उसको प्रेषित करना चाहता है। अतः मस्तिष्क से उठने वाला कोई भी उद्वेग जिसे व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ बांटना चाहे, सारांश रूप से जो हमारे मन में उत्पन्न होता है वही विचार कहलाता है। अब हम जानते हैं प्रेषक क्या होते हैं। प्रेषक होता है संप्रेषण करता है, यानी कि संदेश देने वाला व्यक्ति। इसके द्वारा संदेश दिया जाता है। संप्रेषण संदेश द्वारा जो प्राप्त करने वाला है उसके व्यवहार की गति प्रदान करने में उसे शक्ति मिलती है। अब जानते हैं प्राप्तकर्ता कौन हुआ? रिसीवर, यानी कि प्राप्त करने वाला। संप्रेषण में दूसरा महत्वपूर्ण पक्षकार है संदेश प्रापक, यानी कि संदेश को प्राप्त करने वाला। यह पक्षकार संदेश को प्राप्त करता है, और जब तक वो संदेश को प्राप्त नहीं करेगा, संदेश की जो संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वह पूरी नहीं होगी, वह अधूरी ही रह जाएगी। मान लीजिए कि आप किसी को अपनी बात बताना चाहते हैं और आपने वह बात लिख दी है चिट्ठी में या संदेश मैसेज कर दिया है, लेकिन जब तक आपकी वो बात उस व्यक्ति ने नहीं पढ़ी तो वह संप्रेषण कहाँ पूरा हुआ। यानी कि संप्रेषण हर प्रकार से दो पक्षों के बीच में ही होगा। संदेश क्या होता है? वही सूचना, विचार, संकेत, दृष्टिकोण, निर्देश, आदेश, परिवेदना, सुझाव आदि ही संदेश कहलाते हैं।
ये लिखित, मौखिक, शाब्दिक अथवा सांकेतिक भी होते हैं। एक अच्छे संदेश की भाषा सरल, स्पष्ट तथा समग्र होनी आवश्यक है। अगला तत्व है प्रतिपुष्टि या पुनर्निवेश। जानते हैं इसके बारे में। जब प्रापक संदेश प्राप्त करने वाला संदेश को मूल रूप से अथवा उसी दृष्टिकोण के अनुसार समझ लेता है जैसा कि संदेश भेजने वाला चाहता है, तब संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश के संबंध में की गई अभिव्यक्ति को प्रतिपुष्टि कहते हैं। यानी कि प्राप्त करने वाला जब उसके बारे में कुछ कहता है, कुछ लिखता है, उसी को हम प्रतिपुष्टि कहते हैं। दोस्तों, संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक जान लेते हैं। छोटा सा ये हम इसको शब्दों में जानते हैं। छात्र, शिक्षक के उद्देश्य, शिक्षक का व्यक्तित्व, विषय वस्तु का चयन, पाठ योजना का निर्माण, उचित शिक्षण विधि एवं सहायक सामग्री, व्यक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान, कक्षा का वातावरण, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य, सह संबंध पर आधारित और सिखाने हेतु प्रेरणा, ये सब संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है। दोस्तों, जब भी हम कोई संप्रेषण या संदेश भेजते हैं तो उसमें कुछ बाधाएं भी आती हैं, समस्याएं भी होती हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। संचार प्रक्रिया को अप्रभावी निरूपित करने वाली बाधाओं को हम 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पर्यावरणीय बाधा, दिवास्वप्न बाधा और शारीरिक असुविधा। पर्यावरणीय बाधा, जैसे मान लीजिएगा कि एक विद्यालय के आसपास कोई सिनेमा हॉल बना हुआ है या टीवी वगैरह का कोई वो बना हुआ है, उसके लिए क्या होगा कि बच्चों का ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा सिनेमा में लगा रहेगा और विद्यार्थी अपनी कक्षाओं से बाहर वहां जाएंगे और उसे देखेंगे। या फिर कई बार क्या होता है कि पढ़ाने का तरीका नीरस होता है, जिससे कि विद्यार्थी उस अपनी विषय को पढ़ने की जगह उपन्यास या कहानियों की तरफ अपने ध्यान को आकर्षित कर लेते हैं। इसे ही हम पर्यावरणीय बाधा कहते हैं। अब हम जानते हैं दिवा स्वप्न। शिक्षण की संचार प्रक्रिया में अन्य बातों की अपेक्षा दिवा स्वप्न की भ्रामकता उत्पन्न करने वाले होते हैं। यदि कक्षागत संचार प्रक्रिया अरुचिपूर्ण होगी तो विद्यार्थी अपने भूतकालीन या भावी मनोरंजन के अनुभव को ही कल्पना करते रहेंगे और उसी में तल्लीन रहेंगे और कक्षा में अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं लगा पाएंगे। यह भी संप्रेषण की सबसे बड़ी बाधा के रूप में ही आता है। शारीरिक असुविधा। शिक्षण अधिगम की संचार प्रक्रिया में यदि शारीरिक असुविधा हो रही हो तो भी संप्रेषण की क्रिया प्रभावित होगी। जैसे असुविधापूर्ण बैठने की व्यवस्था है, कहीं प्रकाश अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा और शुद्ध वायु नहीं है, तो ये सब भी संप्रेषण की क्रिया में बाधा हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये हमने जाना कि संप्रेषण किसे कहते हैं, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण के मुख्य तत्वों पर हमने चर्चा की। अगले अध्याय में हम जानेंगे संप्रेषण की आवश्यकता क्यों होती है, संप्रेषण की विशेषता क्या है और संप्रेषण के महत्व पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।